हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने पहले हाइब्रिडाइजेशन के 3 वीडियो शेयर किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है, उसमें से हमने SP2, SP3 ये 3 हाइब्रिडाइजेशन तो पहले बता दिए हैं। आज हम चौथा हाइब्रिडाइजेशन DSP3 पढ़ेंगे। आज हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे? DSP3। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। पहले तो मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन रिवाइज कर देती हूँ कि एक सेंट्रल एटम क्या था, ये हमने लुईस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था। सेंट्रल एटम की आखिरी शेल के अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होकर, ओवरलैप नहीं बोलना, मिक्सअप होकर सेम एनर्जी सेम शेप के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनको शॉर्ट में हम लिखेंगे HO, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम शॉर्ट में यहाँ AO लिखेंगे। DSP3 में एक D, एक मतलब वन ONE लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। 1D 1S 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे? 1D 1S 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। 3 वर्ड्स में लिखना है, अंकों में 3 नहीं लिखना, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2p है या 3p शेल है, सब शेल कौन सी है। तो इसीलिए 1S 1D और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 1, 1 और 3। आप सम करो तो 5 आएगा। तो टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये तो दिख ही रहा है कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1D 1S 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 5। और इस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका मतलब क्या है? एक ट्रायंगल होगा, 3 बॉन्ड तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स पर होंगे, 3 कॉर्नर पर होंगे, और 2 ऊपर नीचे होंगे। ट्राइगोनल मीन्स ट्रायंगल बन रहा है, और बाई पिरामिडल मीन्स ऊपर नीचे 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें एक तो होगा ट्रायंगल, यानी 3 बॉन्ड तो यहाँ सेंट्रल एटम होगा जैसे P है, 3 बॉन्ड तो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर होंगे, और 2 ऊपर नीचे होंगे प्लेन के, यानी सेंट्रल एटम, और 3 बॉन्डेड एटम तो होंगे एक प्लेन में, और 2 बॉन्डेड एटम होंगे अबव एंड बिलो द प्लेन। तो जो ट्रायंगल वाले 3 बॉन्ड एंगल हैं वो तो होंगे 120 डिग्री के, और जो 2 ऊपर नीचे वाले हैं वो होंगे 90 डिग्री के। ये हाइब्रिडाइजेशन कब कब होगा? जब या तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो, या 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर हो, या 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर हो, या 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लॉन पेयर हो। लॉन पेयर का मतलब हमने पहले वीडियो में बताया था। लॉन पेयर मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो, या 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर हो, या 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर हो, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लॉन पेयर हो। ये सब आपको सेंट्रल एटम पर देखना है। सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं ये हमने लुईस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको बताया था। तो पहला जो केस है जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड है
उनमें ये वाली ज्योमेट्री होती है जो हम बताते हैं कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, और 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं, 2 90 डिग्री के हैं। लेकिन लॉन पेयर आने से ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल बताता है कि लॉन पेयर आने से एंगल भी चेंज होगा, ज्योमेट्री भी चेंज होगी। वो हम 3 केस बाद में लेंगे। पहले हम ये वाला ले रहे हैं जिसमें 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं PCl5। फास्फोरस की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3 3d0। ये ग्राउंड स्टेट है जिसमें S फुल फिल्ड है, P हाफ फिल्ड है और D खाली है। हमने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के पहले वीडियो में कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फुल फिल्ड भी, खाली भी। अब जब किसी एटम के आखिरी शेल में खाली ऑर्बिटल हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इसीलिए S में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ताकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बन सके। तो PCl5 में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर D में गया। अब एक S 3p एक D ऑर्बिटल मिलकर के 5 नए सेम एनर्जी सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं DsP3, क्योंकि एक D एक S 3p मिले हैं, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। पांचों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। उनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर 2 ऊपर नीचे बॉन्ड बनाते हैं। इस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप को याद करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले आप उल्टा के बनाओ। पहले आप क्या बनाओगे? उल्टा के। फिर इसको यहाँ से टीक बना दो। जब भी आपको ये वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना हो, इन 1 2 3 4 केस हैं, चारों केस में आपको ये वाला हाइब्रिडाइजेशन लेना है। और जब पांचों बॉन्ड है वो तो है PCl5, आपको क्या बनाना है? पहले उल्टा के फिर टी। तो यहाँ सेंट्रल एटम बनाएंगे P और पांचों कॉर्नर पर हम Cl बनाएंगे अगर पांचों सिग्मा बॉन्ड है जैसे PCl5। ये वाले जो बॉन्ड हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये वाले बॉन्ड जो हैं प्लेन वाले, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो PCl5 में 3 तो है इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 है एक्सियल बॉन्ड, इसीलिए पांचों बॉन्ड अलग अलग होते हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं, 3 इक्वेटोरियल हैं, बॉन्ड अलग अलग हैं, इसीलिए PCl5 मोर रिएक्टिव है, स्टेबल कम है। एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं बजाय इक्वेटोरियल के। ये एग्जाम में आता है कि कौन से बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, तो आप बताएंगे ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये लॉन्गर हैं बजाय इक्वेटोरियल के। और एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल, क्योंकि लंबे हैं तो वीक होंगे। तो जब भी PCl5 किसी से रिएक्शन करता है, जैसे वाटर से रिएक्शन करता है, तो पहले इन 2 Cl की जगह 2 OH आते हैं, क्योंकि पानी से जब रिएक्शन कराते हैं तो पानी का OH तो Cl की जगह आ जाता है और पानी का H Cl को लेके भाग जाता है। देखो PCl5 की वाटर से कैसे रिएक्शन होती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि PCl5 की जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है जो कि वीकर है, पहले ये 2 बॉन्ड रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों Cl की जगह तो वाटर का OH आ जाएगा, और जो वाटर का H है, OH तो Cl की जगह आ गया और जो H है वो Cl से मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? P पे 2 OH आएंगे, P पे 2 OH आएंगे, तो उन 2 OH में से पानी निकल जाएगा, तो ये बनेगा POCl3 और HCl। तो जब भी हम PCl5 की पानी से रिएक्शन कराते हैं
तो ये बनता है POCl3 एंड HCl। आपको रटना नहीं है, समझना है कि PCl5 में 2 एक्सियल बॉन्ड हैं जो लंबे हैं, वो वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो पहले इन 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे, उन 2 OH में से पानी निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ोगे कि जब भी एक एटम पर 2 OH आते हैं या 2 से ज़्यादा OH आते हैं तो वो पानी निकाल देते हैं। तो जब 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे, पानी निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। इसकी हमने ज्योमेट्री आपको बताई थी पिछले वीडियो में कि P पे डबल बॉन्ड O लगता है और 3 Cl लगते हैं। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम P है जिसके ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम कहेंगे sp3 है। केवल हम सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर गिन करके ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जब sp3 होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप है। तो ये तो हुआ POCl3। अब POCl3 फिर आगे अगर वाटर से रिएक्शन करता है, POCl3 आगे फिर वाटर से रिएक्शन करता है, तो आपको ये जो इक्वेटोरियल Cl हैं उनकी जगह 3 OH लगाने हैं। इक्वेटोरियल जो 3 Cl हैं उनकी जगह 3 OH आएंगे, तो ये बन जाएगा फास्फोरिक एसिड। क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड, जो हमने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड वाले वीडियो में आपको बताया था, जो ट्राई बेसिक है क्योंकि 3 OH है। तो ये रिएक्शन हमने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। तो PCl5 मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि 2 एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हैं। और PCl5 बनता कैसे है ये हमने बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि PCl5 तो बन जाता है, NCl5 नहीं बनता, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में है, फिर भी नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, फास्फोरस PCl5 बनाता है। उसका कारण ये है कि जब हम नाइट्रोजन पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2s2 2p3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3। 2d तो होता ही नहीं। जब 2d है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्साइट होगा? तो 2s2 2p3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे, तो इसीलिए नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में d ऑर्बिटल नहीं है। एक क्वेश्चन ये बन गया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कितने तरह के बॉन्ड है? तो आप लिखोगे 2 तरह के, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। कौन से बॉन्ड लंबे हैं? तो आप बताओगे एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं। इसमें बॉन्ड एंगल क्या है? तो आप बताओगे 3 बॉन्ड एंगल 120 के हैं, 2 90 डिग्री के हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। 3 बॉन्ड तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर बनते हैं, 2 ऊपर नीचे बनते हैं। इसके वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो पहले POCl3 एंड HCl कैसे बना? 2 एक्सियल Cl की जगह OH आया, पानी निकला, ये बन गया। इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, जो हमने आपको बता दी कि P डबल बॉन्ड O है, 3 Cl है, इसमें फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सवाल बनते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने आपको 10-12 सवाल बता दिए। अब POCl3 की फिर पानी से रिएक्शन होगी, तो 3 Cl की जगह 3 OH आ जाएंगे और Cl और H पानी बना लेंगे। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें 3 OH है, ट्राइबेसिक है, फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल हुआ है अभी, कौन सा? DsP3 का। कब? जब हमने कहा कि सेंट्रल एटम पर 5 सिग्मा बॉन्ड हों। अब हम सेंट्रल एटम पर सिग्मा बॉन्ड तो लेंगे 4 और लॉन पेयर लेंगे 1। अच्छा, एक चीज और PCl5 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम में, वो और बता देती हूँ कि जो सॉलिड PCl5 है, सॉलिड PCl5 वो रहता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में। क्यों? देखो, सॉलिड जो PCl5 है वो PCl5 इन 2 में बदल जाता है,
क्योंकि ये वाला तो है sp3 जो टेट्राहेड्रल है, और ये है sp3d2 जो ऑक्टाहेड्रल है। sp3d2 जो ऑक्टाहेड्रल है। इसमें तुम्हारे क्लास में अभी के d2sp3 लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे 12th क्लास का, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर मैंने d2sp3 लिखा या sp3d2 लिखा तो क्या फ़र्क है। d2sp3 में उसी सब शेल के d ऑर्बिटल काम आते हैं, या अंदर वाले काम आते हैं, और बाहर जब हम d2 लिखते हैं तो बाहर वाले काम आते हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी आप d2sp3 ही लिखो। तो d2sp3 में, इसमें d2sp3 है, यानी 6 बॉन्ड है, 6 के 6 बॉन्ड सेम हैं। कैसे बने 6? फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज के कारण एक और आ गया तो 6 हो गए। और pCl4 पॉजिटिव में क्या होगा, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से एक माइनस हो गया। तो यहाँ तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया, यहाँ आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया। दोनों ही सिमेट्रिक हैं, दोनों ही स्टेबल हैं, इसीलिए सॉलिड pCl5 इस रूप में रहता है। क्योंकि pCl5 लेते हैं तो उसमें हमने कहा था ना, 3 बॉन्ड एंगल 120 के हैं, 2 90 के हैं, बॉन्ड्स भी अलग अलग हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल है, तो वो कम स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। जबकि p इस रूप में रहता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये तो हमारा हुआ 5 सिग्मा बॉन्ड वाला केस, जिसमें हमने dsp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया है। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 5 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, बल्कि 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर है। कई एग्जाम्पल्स होंगे इसके भी, तो अभी हम आपको लिख के बताते हैं कि कैसे 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर है। SCl4 इसमें ध्यान से देखना, सेंट्रल एटम सल्फर है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ने लॉन पेयर बनाया है। तो ये एग्जाम्पल उसका हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर का, SCl4 जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर है। सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने लॉन पेयर बनाया, तो आपने काउंट किया 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर। केवल हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाई है इसकी, आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है कि सल्फर पे 4 क्लोरीन लगाना है और 1 लॉन पेयर लगाना है। तो हमने देख लिया कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लॉन पेयर है, तो हमने ये केस लिया। इसमें हम क्या कहेंगे, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 5 है सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का टोटल 5 है। अब dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में वैसे तो हमने आपसे कहा था ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, लेकिन वो केवल इस केस में था क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल ने क्या बताया है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन लॉन पेयर आ जाए तो शेप भी चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो हम इस केस में हमने आपसे कभी बोला था कि इसकी शेप बनाने के लिए ये तरीका बेस्ट है, उल्टा के टी। अब 1 लॉन पेयर लगाना है, 4 Cl लगाने जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। अब यहाँ पे भी आपके दिमाग में आएगा कि मैं लॉन पेयर ट्रायंगल के कॉर्नर पे लगाऊं या ऊपर नीचे लगाऊं। तो ट्रायंगल के कॉर्नर पे यदि हम लॉन पेयर लगाते हैं तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 120 एंगल है, तो इसीलिए स्टेप रिपल्शन कम होगा। और अगर मैं लॉन पेयर ऊपर लगाती तो 90 एंगल होता, रिपल्शन ज़्यादा होता, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे सल्फर और 3 Cl हैं, एक ऊपर है एक नीचे होता है। मतलब अगर उल्टा के और टी बनाए तो ये शेप कैसे बनेगी कि जो ट्रायंगल है वो तो यहाँ रहेगा हाथ प्लेन पे, एक बॉन्ड ऊपर बनेगा और एक नीचे। pCl5 में क्या होता है, फास्फोरस सेंटर में है, 3 Cl
प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे है। लेकिन अगर मैं लॉन पेयर ऊपर बनाऊंगी तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना जाएगा, तो 90 एंगल होगा, तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। और अगर मैं लॉन पेयर यहाँ लगाऊंगी ट्राइंगल के कॉर्नर पे तो एंगल 120 होगा, तो रिपल्शन कम होगा। इसलिए जब भी लॉन पेयर लगाना हो आप यहाँ लगाना। अब शेप क्या बचेगी, एक तो सल्फर बच गया और 4 Cl बच गए। तो जब 4 बॉन्ड होता है तो हमने टेट्राहेड्रल शेप पढ़ी थी, लेकिन ये वो टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं, क्योंकि उस टेट्राहेड्रल में तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, जबकि यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट एंगल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सी सॉ शेप, या तो सी सॉ शेप कहेंगे या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहेंगे। ध्यान देना कब, जब सिग्मा बॉन्ड 4 हो और लॉन पेयर 1 हो। अगला केस हम ले रहे हैं जिसमें 2 लॉन पेयर आ जाए और सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाए, यानी 2 लॉन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन वाला एटम होना चाहिए। तो या तो Br होगा या I होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, या Cl होगा। लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम इन 2 हैलोजन को नहीं लेते। तुमने सुना होगा जब डाइनिंग टेबल छोटा होता है उसके चारों तरफ कम कुर्सियां लगती हैं, जब डाइनिंग टेबल बड़ा होता है तो उसके चारों तरफ ज़्यादा कुर्सियां लगती हैं। तो ये ब्रोमीन और आयोडीन सेंटर में रहते हैं, तो इसका मतलब एक तरह से डाइनिंग टेबल है। इन पर तो ज़्यादा कुर्सियां लगेंगी, यानी ज़्यादा फ्लोरीन लगेंगे, जबकि जो क्लोरीन है वो छोटा डाइनिंग टेबल है। क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, छोटा डाइनिंग टेबल। उस पर क्या होगा, 3 कुर्सियां लगेंगी, जो 3 कुर्सी क्या है, 3 फ्लोरीन। तो ClF3 हम एग्जाम्पल याद रखेंगे इस केस में, ClF3। ClF3 कैसे याद किया, सल्फर की में तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने 7 इलेक्ट्रॉन वाला ले लिया। अब देखो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉनों से 2 लॉन पेयर बने, तो ये स्ट्रक्चर हमें दिख गई। इस स्ट्रक्चर को देखते ही हमें पता चला 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर है, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि केवल हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर गिन रहे हैं और कुछ नहीं करना। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का टोटल यदि 5 है तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब आप सोचिए, ये जो शेप बताई थी इसी को चाहिए उल्टा K और T। 2 लॉन पेयर लगाने हैं तो मैं 2 लॉन पेयर ट्राइंगल के 2 कॉर्नर पे लगाऊंगी, क्योंकि 2 कॉर्नर पे लगाने से 120 एंगल बनता है, तो रिपल्शन कम होगा। और 3 F यहाँ लगा लूंगी, तो इसकी शेप हमें दिख रही है। जब भी आपको शेप निकालनी हो ना, लॉन पेयर वाली आर्म को मत गिनना। लॉन पेयर यहाँ भी हमने आर्म को नहीं गिना, तो 4 ही बॉन्ड गिने, तो यहाँ पे हम ये 3 ही बॉन्ड गिनेंगे, इन 2 लॉन पेयर को नहीं गिनेंगे। तो ये इसकी शेप होगी T शेप, ClF3 की शेप है T शेप। तो क्वेश्चन आता है कि ClF3 की शेप T शेप क्यों है, या ये आएगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बना लेते हो, फिर सेंट्रल एटम पर देखते हो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर हैं, फिर आप 5 हो गया, तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कहते हो। इस हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा था आपको यही याद रखना है, उल्टा K और T, बस और कुछ याद नहीं करना। जब 5 सिग्मा बॉन्ड थे तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोला था, जब 1 सिग्मा बॉन्ड पे लॉन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोला, जब 2 लॉन पेयर आ गए तो T बच गया। अब मैं 3 लॉन पेयर वाला केस बताती हूँ। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 लॉन पेयर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, जीनॉन। 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, जीनॉन, जिसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 हैलोजन लगा दो F, तो 3 लॉन पेयर आ गए। तो आपको अगर एग्जाम्पल
खुद बनाने हैं घर पे तो खुद भी बना सकते हो, और नहीं तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं आप उनमें ट्राई करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रैक्टिस करो। अगर आपको जितने एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ हर हाइब्रिडाइजेशन में, उससे हटकर कोई एग्जाम्पल अगर आपको कहीं से क्वेश्चन में मिलता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो वो आप कमेंट में लिख देना कि ये नया मॉलिक्यूल आपको मिला है, ताकि मुझे भी उसका पता लग जाए। क्योंकि वैसे तो मैंने तो कोशिश की है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल दूँ, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लिए हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि और एग्जाम्पल आपको नए मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। और तरीका यही है कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर आए, 3 लॉन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हम क्या बनाएंगे, वही उल्टा के टी। तीनों जो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर हैं उन पर हम लॉन पेयर बना देंगे, और ऊपर नीचे हम एटम बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये XCF2 हुआ। शेप आपको दिख रही है, ये तीनों लाइनें हटा दो तो एक ही लाइन बची, तो हम शेप लिखेंगे लीनियर। क्या बताया, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर। बस केस तो यही है, पर हम एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे I3 माइनस। अब इसको सीखो कैसे है। I3 माइनस भी है, Br3 माइनस भी है, क्योंकि एक बार IIT में सीजियम ब्रोमाइड ये वाला दिया था, क्वेश्चन आया था ये। वैसे तो देखो सीजियम एल्कली मेटल है, उसकी एक वैलेंसी होती है, और सीजियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये होता है, पर एग्जाम में ये आया। अब बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उन्होंने सीजियम उसमें पूछा कौन कौन से आयंस हैं, तो जैसे यहाँ लिखते हैं ना सीजियम +1 और Br-1, तो इसमें भी उन्होंने यही लिख दिया। कुछ बच्चे सीजियम +3 और Br-1 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। सीजियम का तो +1 होगा ही, क्योंकि आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और Br3 नेगेटिव आयन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Br3 नेगेटिव आयन। अब आप इनकी शेप सीखो कैसे बनानी है। I3 में 3 आई हैं, एक को आप सेंट्रल मानोगे, सेंट्रल आई पे माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो सेंट्रल आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस चार्ज के कारण आया तो 8 हो गए। 8 में से 2 ने तो सिग्मा बॉन्ड बनाया 2 आई के साथ, और 6 ने लॉन पेयर बनाया। तो ये ऐसा केस है जिसमें 3 लॉन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, वही उल्टा के और टी। 3 लॉन पेयर हम ऐसे इन लाइनों पे दिखाएंगे, 2 आई ऊपर नीचे होंगे और 1 आई सेंटर में होगा, और -1 चार्ज पूरे पर माना जाएगा। हालांकि ये माइनस चार्ज सेंटर एटम पर काउंट होता है, पर बनाते पूरे पर है। तो ये I3 माइनस आपको दिख गया कि ये लाइन गायब हो गई, ये लाइन गायब हो गई, ये लाइन गायब हो गई, लीनियर। तो आपको DsP3 के मैंने कितने केस बताए हैं, एक तो ये वाला जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लॉन पेयर आ जाए सिग्मा बॉन्ड 4 हो, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, फिर 2 लॉन पेयर आ जाए सिग्मा बॉन्ड 1 हो, टी शेप, 3 लॉन पेयर आ जाए 2 सिग्मा बॉन्ड हो, तो लीनियर। आप इसको दिमाग में रख लो, इस इमेज को, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, कभी कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Br3 माइनस बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस यहाँ एक Br है, इधर 2 Br है, Br3 माइनस। अब एक हम शायद और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ज़्यादातर बच्चों को हार्ड लगता है, बच्चे हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते, लेकिन जब मैं उनको पढ़ाती हूँ उसके बाद वो इतने आसानी से हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि एक एक टेस्ट पेपर में मैं बच्चों को 20-20, 30-30 मॉलिक्यूल दे देती हूँ, और वो 20-30 मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन एक ही क्लास में निकाल के दिखा देते हैं। मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के मेरे सारे वीडियो अच्छी तरह पढ़ लोगे, देख लोगे,
तो आप भी हर क्वेश्चन, हर मॉलिक्यूल, चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखना और एक लुईस स्ट्रक्चर का देखना। एक एग्जाम्पल में और लिख रही थी, ICl4 माइनस, इसमें तो 2 लॉन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, ये नहीं आएगा, ये अगले में आएगा। हमको वो एग्जाम्पल्स लेने हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड या तो 5 हो, या 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लॉन पेयर हो, या 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 लॉन पेयर हो, या 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ 3 लॉन पेयर हो। Br3 माइनस I3 माइनस हो गया, XCF2 हो गया, ClF3 हो गया, और SCl4 हमने पढ़ लिया, PCl5 पढ़ लिया। ऐसे PCl5 की तरह PBr5 भी हो सकता है। ऐसे तो अगर एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन लगा के हो सकता है, लेकिन ClF3 में ClF की जगह Br या I लगाने वाले शायद नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि Cl का साइज छोटा है, वो छोटा डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर छोटे एटम तो जुड़ सकते हैं, बड़े एटम नहीं जुड़ेंगे, तो इसीलिए क्लोरीन के साथ 3F जुड़ जाएंगे। ये वो कंपाउंड होते हैं जो 2 अलग अलग हैलोजन्स के रिएक्शन से बनते हैं। 2 अलग अलग हैलोजन मिल रहे हैं, ClF3, Cl और F मिले हैं। ClI3 होगा नहीं, क्योंकि Cl का साइज छोटा है, I का बड़ा है, छोटे को के चारों तरफ बड़े अरेंज नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर तो हम केवल ClF3 एग्जाम्पल लेंगे। तो आज हम अपना ये वीडियो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ख़त्म कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, जो डाउट हो वो कमेंट में लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आपको और वीडियो भी देखने हैं, क्योंकि इसके बाद हम D2sp3 D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो लगाएंगे, अगर आपको और वीडियो भी देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको परिवार में या आपके परिचितों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, 11th 12th या नीट JEE देने वाले हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना। अभी मेरे केवल 11th 12th के ही लग रहे हैं, वैसे मैं 9th और 10th के भी वीडियो जल्दी ही लगाने वाली हूँ। और 9th 10th के वीडियो जब भी आएँ तो वो 11th के बच्चे भी ज़रूर देखें, क्योंकि 9th 10th के काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। धन्यवाद।